हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो सीरीज मैं आपके लिए लाया हूँ वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम योन है वो काफ़ी कम उम्र में अपनी जान ले लेता है और एक सेंजो रिवर नाम की जगह में पहुँच जाता है। वहाँ उसको 3 चॉइसें मिलती हैं, या तो वो हमेशा के लिए मर जाएं, या वो एक लड़कियों से भरे स्वर्ग में रहें, या फिर वो दोबारा धरती पर जन्म ले लें। लेकिन इन 3 चॉइस में से एक चॉइस को चुनने से पहले उसे काफ़ी खतरों और डरावने मोन्स्टर का सामना करना पड़ता है। अब इससे ज़्यादा स्पॉइलर मैं आपको नहीं दूंगा, तो चलिए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के शुरू में हमें हमारे मेन कैरेक्टर योन को एक समुद्र में बोट के ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ वो अकेला था और उसके आसपास कुछ भी नहीं था। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि वो ऐसी जगह में आया कैसे और वो नदी के ऊपर क्यों तैर रहा है। लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग में डर की फीलिंग आ जाती है। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन किसी का भी जवाब न आने पर वो अपनी बोट में ही लेट जाता है और सोचने लग पड़ता है कि मेरे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। मेरे पास ना कोई फोन है और ना ही मैं धरती को देख सकता हूँ, और यहाँ तक कि यहाँ कुछ खाने के लिए भी नहीं है। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अकेले ही इतने बड़े समुद्र में अकेले बिना किसी मदद के मरने वाला हूँ? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हर बार सब कुछ मेरे साथ ही होता है? आखिर क्यों? खैर, इसका मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी जिंदगी तो हमेशा से ही बिगड़ी हुई थी। फिर तभी हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा प्यास लगती है, लेकिन उसके दिमाग में तभी एक बात आती है कि अगर वो समुद्र का पानी पिएगा तो उसे और ज्यादा प्यास लगेगी। लेकिन उसे इतनी प्यास आ रही थी कि वो बिना कुछ आगे सोचे सीधा समुद्र में अपना मुंह डाल देता है और पानी पीने लग पड़ता है। वो पानी पी ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो अपना सिर उठाकर सामने की ओर देखने का प्रयास करता है, और जैसे ही वो सामने की ओर देखता है वो एक मुंडी को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। उसे देखकर ये उनको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज क्या है, और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वो चीज समुद्र से बाहर निकलती है और यून की तरफ आने लग पड़ती है। फिर हमें पता चलता है कि ये चीज कुछ और नहीं बल्कि एक जलपरी है। हमारा मेन कैरेक्टर यून उस जलपरी की ओर देखता है और उसकी खूबसूरती से काफी ज्यादा मनमोहित हो जाता है। भाई, इसकी खूबसूरती को देखकर तो कोई भी मनमोहित हो ही जाएगा। फिर यून सोचता है कि आखिर एक जलपरी यहाँ क्या कर रही है। तभी वो जलपरी भी यून की तरफ देखती है और फिर धीरे धीरे उसके काफी ज्यादा पास आ जाती है। वो हमारे मेन कैरेक्टर यून को सेड्यूस करने लग पड़ती है, और फिर तभी वो अपने मुंह से अपनी जीभ बाहर निकालती है और यून के मुंह में डाल देती है और उस पर चढ़कर फिर उसे किस करने लग पड़ती है। मुझे पता है दोस्तों, अगर ऐसा मौका आपको मिलता तो आप भी इसे नहीं छोड़ते, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ऐसी चीजों से दूर ही रहें, क्योंकि अगले ही मोमेंट में वो जलपरी एक भयानक मछली में बदल जाती है और यून को खाने लग पड़ती है। वो मछली हमारे मेन कैरेक्टर योन को खाने वाली होती है, लेकिन तभी एक और प्लॉट ट्विस्ट आ जाता है। उस मछली के पीछे से बड़ी हड्डी की खोपड़ी आ जाती है और उस मछली को बीच से ही चबा लेती है। फिर वो खोपड़ी आधी मछली को खा लेती है और आधी मछली को योन के सामने फेंक देती है। ये देखकर तो हमारे मेन कैरेक्टर योन की तो पूरी तरह से फट जाती है और वो डर के मारे वहीं पैरालाइज हो जाता है। भाई, ऐसी चीज को देखकर तो किसी की भी फट जाएगी। फिर वो खोपड़ी अपने बाकी शरीर को भी समुद्र से बाहर निकाल देती है और एक पूरे जॉइंट की तरह दिखती है। दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर की इतनी फटी होती है कि वो अपने आप से बार बार कह रहा होता है कि ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये एक सपना ही है। लेकिन तभी वो हड्डी वाला मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और उसे उसकी बोट के साथ ही निगल लेता है। उस खोपड़ी में भरे लावा की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर योन जलने ही वाला होता है। लेकिन तभी एक और प्लॉट ट्विस्ट, उसके सामने कोई और नहीं बल्कि एक ग्रीम रीपर यानी एक यमदूत आ जाता है। उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर योन फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर एक यमदूत यहाँ कैसे आया। तभी वो समुद्र के अंदर गिर जाता है और डूबने लग पड़ता है। डूबते डूबते वो सोचता है कि अच्छा, मुझे सब कुछ समझ आया, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपनी इच्छा पूरी की और अपनी जान ले ली, और उसी पाप के कारण मैं नरक में पहुंच गया हूँ। उसी समुद्र में थोड़े नीचे कुछ और लोग भी होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो लाशों की तरह लोग दिख रहे हैं, ये असल में पूरी तरह से जम गए हैं। दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर योन का दम घुटने लग पड़ता है। उसके मुंह और नाक में पानी चला जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो मरने ही वाला है। लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि वो तो पहले से ही मरा हुआ है। क्या होगा अगर वो इसी तरह इस पानी में डूबता रहा? और उसके आसपास ये लोग कौन हैं? क्या ये उन लोगों की लाशें हैं जो यहाँ पहले डूबे थे? तभी उन लाशों में से एक लाश अपनी आंखें खोल देती है और ये उनको देखने लग पड़ती है। योन भी ये देखता है और काफी ज्यादा घबरा जाता है। यून जल्दी से उस लाश से दूर हटता है और फिर ऊपर की तरफ तैरने लग पड़ता है। तभी उसे पानी के ऊपर एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा दिखता है, जिसे देखकर वो जल्दी से उस लकड़ी के टुकड़े के पास चला जाता है और बाहर निकल आता है। वो बाहर आकर देखता है कि वो यमदूत तो अभी भी उस हड्डी वाले मोस्टर के साथ लड़ाई कर रही है।
वो यमदूत सीधा उसके मुंह पर हमला करती है और एक ही स्लैश में उसके सारे के सारे दांतों को तोड़ देती है। इसकी वजह से वो हड्डी वाला मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जैसे वो यमदूत वापिस बोर्ड में गिरती है, वो अपने हाथों के साथ उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो भी हार नहीं मानती और आगे हमला करने के लिए बढ़ जाती है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर योन उस यमदूत को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ समुद्र में ले जाता है। जैसे वो दोनों समुद्र से बाहर निकलते हैं, वो यमदूत उस पर गुस्सा हो जाती है कि तुम आखिर इसके बीच में क्यों पड़ रहे हो, इन सभी से बाहर रहो। इस पर योन उसे बोलता है कि तुम आखिर इस डीमन के साथ क्यों लड़ रही हो, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो यमदूत योन को धक्का दे देती है और कहती है कि अगर तुम भागना चाहते हो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो। योन जल्दी से पास में एक लकड़ी के टुकड़े के पास जाता है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम एक यमदूत हो, क्या मैं मर गया हूँ और क्या ये नरक है। ये सुनकर वो यमदूत काफी ज्यादा गुस्से से बोलती है कि ये आखिर नरक क्यों होगा, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये सुनकर योन को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये यमदूत क्या बोल रही है। लेकिन तभी यमदूत उसे बोलती है कि तुम जीना नहीं चाहते थे, है ना, इसीलिए तुम यहाँ आए हो। ये वो जगह है जहाँ वही लोग आते हैं जो जवानी में ही अपनी जान ले लेते हैं। ये संजू रिवर है जो कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने सुसाइड किया है। यह एक स्वर्ग है जहाँ तुम जब चाहो अपनी इच्छा के अनुसार मर सकते हो, जैसा कि तुम चाहते थे। ऐसा कहकर वो हड्डी वाला मोस्टर और वो यमदूत फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बार वो हड्डी वाला मोस्टर उस यमदूत पर भारी पड़ता है और उसे भी चीर कर जो उनके ऊपर फेंक देता है, जिससे वे दोनों वहीं बेहोश होकर पानी के अंदर गिर जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ये उनको होश आता है और वह अपने आप को फिर से एक सुनसान जगह में पाता है। आसपास देखकर यूं सोचता है कि आखिर कितना समय बीत गया है और मैं कब से तैर रहा हूँ। मुझे ना ही वो पहले वाला मोस्टर दिख रहा है और ना ही वो यमदूत दिख रही है। मेरे पास जो कुछ भी बचा है वो बस एक ये लकड़ी का टुकड़ा है। योन फिर से रोने लग पड़ता है कि वो कभी ना खत्म होने वाले समुद्र में फिर से अकेला हो गया है। लेकिन तभी वो सामने की ओर देखता है, उसके सामने एक बोट दिखती है और उस बोट में एक इंसान भी बैठा होता है। ये देखकर योन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस बोट के पास जाने लग पड़ता है। वो उस बोट में बैठे एक बच्चे के पास जाता है और उससे मदद मांगता है कि वो उसे भी बोट में बैठा ले। ये सुनकर वो बच्चा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये उनको लात मारकर उसकी बोट से नीचे फेंक देता है और फिर वो लातें मारकर उसे अपनी बोट से दूर कर देता है और कहता है कि इस बोट में पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे अकेले के लिए ही इसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा है, मेरे पास किसी और की मदद करने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन तभी उस बच्चे के सामने एक बहुत ही बड़ा भयानक मोस्टर आ जाता है और वो मोस्टर अकेले नहीं होता, उसके पीछे तीन और भयानक मोस्टर होते हैं। वो चारों के चारों मोस्टर उस बच्चे की ओर देख रहे होते हैं और उस बच्चे की तो पूरी तरह से फट जाती है और तभी उनमें से एक मोस्टर उस बच्चे पर हमला कर देता है और उसके पीछे पीछे बाकी के मोस्टर भी उस बच्चे पर हमला कर देते हैं। वो बोट उस बच्चे से दूर जाकर रुक जाती है और तभी योन भी समुद्र से बाहर निकल आता है और जल्दी जल्दी उस बोट पर चढ़ जाता है। जैसे वो बोट पर चढ़ता है, वो हैरान रह जाता है कि इस बोट पर तो वो बच्चा है ही नहीं। तभी उसकी नजर उन सभी मोस्टर पर पड़ती है, जिस देखकर उसकी काफी ज्यादा फट जाती है। वो देखता है कि उस बच्चे को उस मोस्टर ने आधा निकल लिया है और वो बच्चा मदद मांग रहा है। लेकिन उन मोस्टर को देखकर ये उनकी इतनी फटी होती है कि उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो करे क्या। वो सोचता है कि क्या मुझे वहां जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन क्या मैं ये कर सकता हूँ? नहीं, मैं अपने शरीर को नहीं हिला पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं उसे बचा पाऊंगा और उसने पहले ही काफी ज्यादा खून खो दिया है। वो मुझसे काफी ज्यादा दूर है और ये लहरें मेरे तैरने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रोंग हैं। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इसका कोई रास्ता नहीं बनता कि मैं कुछ कर सकता हूँ। शुरुआत से ही मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी गलती नहीं है, उसने मुझे पहले लात मारी थी, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। वो मुझसे काफी ज्यादा दूर था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। लेकिन तभी योन रोने लग पड़ता है और कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ, यहाँ तक कि मरने के बाद भी मैं सभी की उम्मीदों को नीचे गिरा रहा हूँ। लेकिन तभी योन को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो सामने की ओर देखता है कि एक लड़का मदद के लिए चिल्ला रहा है। लेकिन इस बार वो बिना सोचे उस लड़की को बचा लेता है। वो लड़का आकर बोलता है कि मैं तो हार मानने वाला था, तुम्हें पता नहीं कि मैं कितनी देर से तैर रहा था। फिर वो लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे अपना नाम पार्कर बताता है। योन भी उसे देखकर थोड़ा खुश हो जाता है और उसे अपना नाम योन हीसो बताता है। फिर वो पार्कर उसे उसकी उम्र पूछता है। योन उसे 23 उम्र बताता है। इस पर पार्कर बोलता है कि वो अच्छा, सच में हम मतलब कि सेम ही उम्र के हैं, तो ठीक है, फिर नॉर्मल तरीके से ही बात करते हैं। लेकिन तभी पार्कर उस बोर्ड को देखता है और कहता है कि ये क्या, ये बोर्ड तो मेरी है। इस पर योन बोलता है कि ये क्या बोल रहे हो। पार्कर उसे बोर्ड में उसके द्वारा लगाए गए एक निशान को दिखाता है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि यह मेरी है और इसमें एक छोटा और पतला बच्चा था, वो कहाँ गया। ये सुनकर योन काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो उसे उस बच्चे के बारे में पूछता है।
पार्कर उसे बताता है कि जब वो बच्चा डूब रहा था तब उसने उसकी मदद की थी, लेकिन उस बच्चे ने इसे ही धक्का दे दिया। इस पर योन बोलता है कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, उसने मुझे भी लात मारकर धक्का दे दिया था। इस पर पार्कर गुस्सा होकर बोलता है कि क्या तुम्हारे साथ भी? वो कमीना आखिर है कहाँ? उस घटना के बारे में सोचकर योन की फिर से फट जाती है, लेकिन किसी तरह वो दम करके उसे सब कुछ बता देता है। फिर तभी पार्कर बोलता है कि अरे यार, मैं पागल हो जाऊंगा अगर ये जगह है क्या तुम्हें कुछ पता है? फिर तभी योन उसे बताता है कि ये संजू रिवर है, जो अपनी जवानी में जान ले लेते हैं। ये सिर्फ उनके लिए बना है जिन्होंने सुसाइड किया है। ये सुनकर पार्कर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? क्या यह संजू रिवर है जहाँ लोग मरने के बाद आते हैं? तो इसका मतलब कि मैं मर चुका हूँ, और ये क्या कि मैंने अपने आप को खुद मारा? तुम्हें ये सब कुछ बताया किसने? योन उसे बताता है कि उसे ये सब कुछ एक यमदूत के द्वारा बताया गया है, लेकिन तभी वो यमदूत बेहोशी की हालत में उनकी बोट के पास तैरते हुए आ जाती है। वो दोनों उस यमदूत को अपनी बोट में ले लेते हैं और थोड़ी देर के बाद उस यमदूत को होश भी आ जाता है। पार्कर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जैसे वो यमदूत उठती है कि उनके दिमाग में कुछ ख्याल आता है, तो वो एकदम से चौंक जाता है कि मोस्टर के द्वारा जो इसे चोटें पहुंची थी वो गायब हो गई हैं, और यहाँ तक कि इसके कपड़े भी ठीक हो गए हैं। फिर योन उससे बोलता है कि मुझे माफ कर देना, ये सारी मेरी गलती है। इस पर यमदूत बोलती है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। योन उसे सारी कहानी बताने वाला होता है, लेकिन तभी वो यमदूत उसे रोक देती है और कहती है कि चुप हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। जब तक हम किसी पास के आइलैंड तक नहीं पहुंच जाएं, मुझे इस बोट का इस्तेमाल करने दो। आइलैंड का नाम सुनते ही वे दोनों एकदम से चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या यहाँ एक आइलैंड है, वो भी हमारे पास में? यमदूत उन्हें बताती है कि हाँ, यहाँ हजारों के हिसाब से आइलैंड्स हैं, यहाँ सिर्फ आइलैंड्स और ये संजू रिवर ही है। तभी पार्कर खुश होकर बोलता है कि तो क्या हम भी तुम्हारे साथ आइलैंड में जा सकते हैं? यमदूत बोलती है कि मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकती कि यह एक अच्छा आइलैंड ही होगा, इसलिए तुम दोनों डिसाइड कर सकते हो। ये सुनकर योन फिर से चौंक जाता है और कहता है कि यहाँ अच्छे आइलैंड भी हैं। इस पर यमदूत बोलती है, खैर यहाँ के आइलैंड्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तभी पार्कर पूछता है, क्या हम सच में मर गए हैं? क्या ये सच में सुसाइड करने वाले लोगों के लिए संजू रिवर है? तो क्या हमें सजा देने के लिए इस नर्क जैसी जगह में लाया गया है? ये सुनकर यमदूत बोलती है कि तुम आधे ही सही हो, ये वाकई ही संजू रिवर है, लेकिन तुम्हें यहाँ किसी सजा के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि यह एक तरह का इनाम है। तुम दोनों को जल्द ही पता चलेगा कि ये जगह एक नर्क नहीं बल्कि एक स्वर्ग है। तभी वे सभी एक बहुत ही बड़े और सुंदर आइलैंड में पहुंच जाते हैं, और इसी के साथ थोड़ी देर के बाद उस आइलैंड में उतर जाते हैं। उस आइलैंड की खूबसूरती को देखकर उन्हें विश्वास नहीं होता कि यहाँ एक ऐसा आइलैंड भी है। तभी पीछे से यमदूत बोलती है कि चलो तो फिर हम यहाँ से अपने रास्ते बदल लेते हैं। इस पर पार्कर बोलता है, लेकिन यमदूत तो मरे हुए लोगों को परलोक तक गाइड करते हैं, तो तुम हमें यहाँ अकेला छोड़ के क्यों जा रही हो? इस पर यमदूत बोलती है कि पहली बात तो यह है कि इसके बाद कोई परलोक नहीं है, अगर तुम कहना चाहो तो तुम इसे परलोक कह सकते हो। और दूसरी बात, हमें मरे हुए लोगों को गाइड करना चाहिए, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, और ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसे गाइड किया जा रहा हो। और आखिरी बात, मैं तुम दोनों को कहीं भी गाइड नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी को भी गाइड नहीं करती, इसलिए अगर तुम्हें कोई गाइड चाहिए तो किसी और यमदूत को ढूंढ लो। ऐसा कहकर यमदूत वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी योन उसे जिलाकर रोक लेता है और कहता है कि अगर इसके बाद कोई परलोक नहीं है तो मरे हुओं को कहाँ ले जाया जाता है? इस पर यमदूत बताती है कि जिंदगी, वे सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो दोबारा जीना चाहते हैं, और फिर वे उन्हें पूर्ण जन्म के गेट तक ले जाते हैं ताकि वे इस दुनिया में बिल्कुल एक नए बच्चे की तरह जन्म ले सकें। लेकिन वो यमदूत उनके द्वारा जन्म के लिए मना कर देती है, क्योंकि उन दोनों ने अपने आप को खुद मारा था। और फिर बस इसी के साथ वो यमदूत दोबारा उन्हें गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो रास्ते में चल रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक सुंदर लड़की आ जाती है और कहती है कि अरे देखो तो सही, दो क्यूट लड़के आए हैं। उस लड़की को देखकर वे दोनों एकदम से चौंक जाते हैं। फिर वो लड़की उन्हें अपना नाम मिमी बताती है, और फिर पार्कर और योन भी उसे अपना नाम बता देते हैं। फिर वो लड़की मिमी उन्हें कहती है कि तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम दोनों अभी अभी यहाँ पहुंचे हो, इससे पहले तुम कितने आइलैंड घूम चुके हो? पार्कर उसे बताता है कि यह हमारा पहला ही आइलैंड है, हम इससे पहले कहीं भी नहीं गए हैं। यह सुनकर मिम्मी कहती है कि अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा लकी हो, तुम दोनों अपने पहले ट्राई में इस आइलैंड में आ गए। इस पूरे संजू रिवर में इससे बड़ी जगह कोई नहीं है, यह सच में एक स्वर्गों का स्वर्ग है। तभी योन और पार्कर की नजर पानी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर सामने की ओर पड़ती है। वो भैया, सामने तो कुछ और ही हो रहा था। ये सब कुछ देखकर तो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं।
तभी मिमी बोलती है, तुम दोनों को क्या लगता है ये सच में स्वर्ग है ना? फिर तभी मिमी पार्कर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है और कहती है कि हम यहाँ किसी को भी रहने नहीं देते, लेकिन तुम दोनों यहाँ जब तक चाहो रह सकते हो, हम यहाँ सिर्फ अट्रैक्टिव लोगों को ही रखते हैं। पार्कर को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए, इसलिए वो योन को भी अपने साथ आने के लिए बोल देता है। फिर मिमी बोलती है, तुम दोनों प्यासे हो ना, यहाँ आओ और जितना चाहो उतना पानी पी लो। फिर योन अपने हाथ में थोड़ा सा पानी भर लेता है और सोचता है कि ये पानी तो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, क्या मुझे सच में इसे पी लेना चाहिए? वो उस पानी को थोड़ा सा पीता है और उस पानी को पीते ही वो एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि ये तो एक शराब है। फिर योन पार्कर को बताता है कि मुझे लगता है कि ये शराब है, लेकिन पार्कर को इसका फर्क ही नहीं पड़ता और वो इसे पीने लग पड़ता है और कहता है कि मुझे भी यही लगता है कि ये एक शराब है। तभी मिमी उसके पास आकर बोलती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ सारी की सारी नदियाँ शराब से भरी हुई हैं, लेकिन हम चाहें इसे कितना भी पिए हम ना ही बीमार होते हैं और हम ना ही मरते हैं, हमें ना ही यहाँ पढ़ने की जरूरत है। हम जो कुछ भी करना चाहें और जैसी भी अपनी जिंदगी जीना चाहें हम यहाँ कर सकते हैं। तो इसलिए तुम्हें यहाँ बस एक ही चीज करनी है और वो है हर एक चीज का भरपूर आनंद उठाना। और दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर योन के तो अलग ही मजे लगे होते हैं, बहुत सारी लड़कियां उस पर चढ़ जाती हैं और उसे चाड़ने लग पड़ती हैं, लेकिन योन काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। तभी एक लड़की वहां आकर उसे शराब पीने के लिए पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है, जिस पर दूसरी लड़की उसे एक जादुई सेब बताती है और कहती है कि तुम्हारा इस पर क्या बोलना है, ये काफी ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट है, बस एक बाइट लेकर देखो। उस सेब को देखते हुए वो सोचता है कि ये किस तरह का फल है, ये तो बिल्कुल सेब की तरह दिख रहा है कि मुझे इसे खाना चाहिए, इसकी तो खुशबू भी मीठे जैसी है। लेकिन जैसे ही वो उस सेब का पहला ही बाइट लेता है उसके शरीर के अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। इस पर यौन सोचता है कि ये कैसा फल है, ये तो बहुत ही ज्यादा नरम और जूसी है और ये तो कुछ हद से ज्यादा मीठा है, इसे खाकर मेरे शरीर के अंदर तो कुछ अलग सी एनर्जी पैदा हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि परलोक में ऐसे फल होंगे, आज तक मैंने जो कुछ भी खाया है ये उन सभी से सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। और फिर वो दूसरी लड़की अंगूर भी ले आती है और फिर अपने मुंह के साथ उसके मुंह में डाल देती है। इतने सारे सेब और अंगूर खाकर हमारा मेन कैरेक्टर योन पूरे नशे में धुत हो जाता है और दूसरी तरफ हमारा पार्कर उस मिमी के साथ अभी भी मजे ले रहा होता है। भाई ये जगह तो सच में एक स्वर्ग है। फिर काफी देर के बाद रात के समय पार्कर और मिमी एक दूसरे के साथ लिपट कर सोए हुए होते हैं। तभी मिमी उसे बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आए। इस पर पार्कर बोलता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे लगता है कि जैसे कि मैं एक स्वर्ग में हूँ। मिमी बोलती है, इस पूरे संजू रिवर में इस आइलैंड से बेहतर कोई आइलैंड नहीं है, जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मैं भी चौंक गई थी। पार्कर बोलता है, क्या सच में? और इसकी तरह और कितने आइलैंड हैं और तुम अभी तक कितने आइलैंड तक जा चुकी हो? लेकिन मिमी उसके सवाल का जवाब नहीं देती और फिर से शराब पीने लग पड़ती है। दूसरी तरफ पार्कर बोलता है कि मैं सच में बड़ा लकी हूँ, यहाँ तक कि यमदूत ने भी कहा था कि उसे भी नहीं पता कि आइलैंड कैसा होगा। आखिर मैं अपने पहले ट्राई में ही इस तरह के स्वर्ग में कैसे आ गया, मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ जी सकता हूँ। पार्कर की यह सारी बातें सुनकर मिमी उससे पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हें एक यमदूत यहाँ लेकर आया? इस पर पार्कर हाँ बोलता है। फिर मिमी पूछती है, तुम्हें यहाँ एक यमदूत लेकर आई और वो भी बिना जाने कि ये आइलैंड कैसा है, एक यमदूत? इस पर पार्कर उसे बोलता है कि लेकिन क्यों, क्या ये नॉर्मल नहीं है? वैसे भी यहाँ हजारों आइलैंड हैं। इस पर मिमी बोलती है, आखिर एक यमदूत किसी को कैसे गाइड कर सकता है जबकि वो अपने रास्ते के बारे में ही नहीं जानता हो? मैं तो इस बात पर विश्वास नहीं करती। इस तरह का तो कोई यमदूत नहीं है, उनका सबसे जरूरी काम मरे हुए लोगों को दोबारा जन्म के लिए ले जाना है। फिर पार्कर बोलता है, लेकिन उसने तो कहा था कि वो कुछ भी नहीं जानती है पर हमें गाइड नहीं करना चाहती है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक भयानक मोस्टर की तरह दिखने वाला आदमी आ जाता है और कहता है कि एक यमदूत ने गाइड करने के लिए मना किया। उसे देखकर पार्कर एकदम से डर जाता है। तभी वो आदमी कहता है कि क्या तुम यह कह रहे हो कि एक ऐसा यमदूत है जो अपना रास्ता नहीं जानता है और गाइड करने के लिए मना कर रहा है? तभी मिमी पार्कर को बताती है कि इसका नाम गो इंग्यू है। जैसा कि तुम देख सकते हो ये भी एक यमदूत है, जब भी ये अपनी ड्यूटी में नहीं होता तो ये यहाँ रहने के लिए आ जाता है। फिर इंग्यू से पूछता है कि अब वो कहाँ है? इस पर पार्कर बताता है कि जैसे हम आइलैंड में आए थे हमने रास्ते बदल लिए थे, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई। फिर इंग्यू से पूछता है कि तुमने रास्ते कहाँ बदले थे? इस दिशा में बदले थे। फिर पार्कर उसे बताता है कि वहाँ जंगल में। बस ये सुनते ही इंग्यू वहां से चला जाता है। तभी पार्कर मिमी से पूछता है कि क्या कुछ गलत हुआ है? मिमी बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब है। ये कि यमदूत अपनी ड्यूटी करने के लिए मना करेगा। आमतौर पर तो यमदूत पागल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास दोबारा जन्म की ओर गाइड करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं होते।
यह सुनते ही पार्कर सीधा योन के पास जाता है और उसे उठाकर कहता है कि जल्दी उठो, हमें यहाँ से जाना होगा। फिर वो दोनों तौलिया लपेटकर वहां से भागने लग पड़ते हैं और जैसे ही वो समुद्र में पहुंचते हैं, पार्कर सामने की ओर देखकर एकदम से चौंक जाता है क्योंकि सामने उनकी बोट गायब हो गई थी। दूसरी तरफ हमें वो बोट एक आइलैंड में दिखाई जाती है और उसी आइलैंड में कोई और नहीं बल्कि वही यमदूत होती है और वो वहाँ अकेली नहीं होती, इंग्यू भी वहाँ पहुंच गया होता है। ये मैं आपसे कहूँ कि इंग्यू वहाँ पहले से ही होता है, असल में यमदूत वहाँ पहुंच गई होती है। उसे देखकर इंग्यू बोलता है कि किम उंगयोंग, तुम्हें पता है कि मैं ज्यादातर अपना समय यहीं बिताता हूँ, तो क्या तुम जानबूझकर यहाँ मुझे ढूंढती हुई आई हो? लेकिन बेशक ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है कि अपना रास्ता कैसे खोजना है। इस पर किम बोलती है कि हाँ, अगर मेरे पास कोई चॉइस होती तो मैं पक्का तुमसे दूर रहने की कोशिश करती। फिर इंग्यू बोलता है कि और इसीलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसा कहने के बावजूद इंगी उस पर हमला कर देता है। यमदूत किम उसके हमलों से बचती है और फिर अपने साहित्य का इस्तेमाल करके उसके ऑक्टोपस जैसे हाथों को काट देती है और फिर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं डर के मारे तुमसे दूर रहना चाहती थी? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे तुमसे घिन आती है। तभी वो इंग्यू अपने ऑक्टोपस वाले हाथों का इस्तेमाल करता है और किम के पैर को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और घसीटता हुआ उसे अपने पास ले आता है। फिर वो उसके दोनों हाथों और पैरों को पकड़ पाता है और कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जब तुम ऐसा कहती हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ अपनी बोट को गुम होते हुए देखकर पार्कर काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर योन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या उस यमदूत ने इसे चुराया होगा? योन उससे बोलता है कि लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? फिर पार्कर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन शायद हो सकता है कि उसने जानबूझकर हमें इस आइलैंड में उतारा हो और जैसे ही हमारा ध्यान भटका था वो हमारी बोट को चुराकर भाग गई होगी। फिर योन उससे पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए? पार्कर बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें इस आइलैंड को अभी ही छोड़ना है। इस पर योन उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ हमेशा के लिए रहने का सोच रहा है? पार्कर बोलता है तुम्हारा क्या कहना है, मेरे हिसाब से तो ये जगह बिल्कुल ठीक है। इस पर योन बोलता है कि मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, ये जगह काफी सुंदर और रात भरी है, लेकिन यहाँ रहना कुछ सही नहीं लग रहा है। फिर पार्कर बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते कि हमें इसके बाद भी एक अच्छा आइलैंड ही मिलेगा। तभी योन बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्योंकि हम पहले से मर चुके हैं तो इसका मतलब कि हम हमेशा के लिए यहीं रहने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसके बारे में कैसे महसूस करना चाहिए। यह सुनकर पार्कर थोड़ा चौंक जाता है और फिर योन से पूछता है कि योन, क्या तुम दोबारा जन्म लेने में इंटरेस्टेड हो? यह सुनते ही योन हड़बड़ा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं दोबारा नहीं जीना चाहता। मेरी जिंदगी वैसे भी एक नर्क की तरह ही थी। पार्कर बोलता है मेरा भी सेम ही है, मेरी जिंदगी में कभी भी कोई अच्छी चीज मेरे रास्ते में नहीं आई और इसीलिए हम यहाँ हैं, है ना? खैर, अभी के लिए हम यहाँ ही रहते हैं, हम इसके बारे में बाद में भी सोच सकते हैं। तभी योन बोलता है कि अच्छा, वैसे जब तक हम यहाँ हैं मैं उस नदी से पानी पीने जा रहा हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। जैसे ही योन उस नदी से पानी पीने ही वाला होता है तभी उसे पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। पीछे कोई और नहीं बल्कि मिम्मी होती है जो उसे पानी पीने से मना कर देती है। यह सुनकर दोनों चौंक जाते हैं कि आखिर मिम्मी पानी पीने के लिए क्यों मना कर रही है। मिम्मी उन्हें बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ इंग्यू पहुंच जाता है और वे अपने साथ यमदूत किम को भी घसीटते हुए ले आया था। वो किम के मुंह को पानी के अंदर डाल देता है और कहता है कि अब तुम कहीं नहीं भाग सकती, वैसे भी तुम इस जगह को कैसे छोड़कर जाती जब तुम्हारे पास कोई बोट ही नहीं है, अब हार मान लो। वैसे भी जब कैप्टन यहाँ आएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी कोई व्यक्ति इंग्यू को जोरदार मुक्का मार देता है और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारा पार्कर होता है। पार्कर इतना जोरदार मुक्का मारता है कि उस यमदूत के मुंह में उसके हाथ का निशान ही पड़ जाता है। फिर पार्कर उसे गुस्से से जलाकर बोलता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? लेकिन तभी इंग्यू उठता है और कहता है कि तुम्हारे लिए भी। ऐसा कहते ही इंग्यू पार्कर पर अपने हाथों के साथ हमला कर देता है और उसे घोड़ने लग पड़ता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक यमदूत को मारने की। लेकिन इससे पहले कि वो पार्कर को कुछ कर पाता, किम अपने साथी के साथ उसके हाथों को काट देती है और कहती है कि तो क्या हुआ अगर वो ऐसा करता है, तुम वैसे भी इसके लायक हो। ऐसा कहकर किम वहां से भाग जाती है, जिसे देखकर इंग्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे वहीं रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकती, जिसकी वजह से वो उसका पीछा करने लग पड़ता है। दूसरी तरफ पार्कर ये सब कुछ देखकर चौंक जाता है। तभी योन और मिमी भी उसके पास आ जाते हैं। मिमी उसे बोलती है कि पार्कर, तुम्हें एक यमदूत पर हमला नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हम दोनों के बीच है, ऐसा दोबारा मत करना, मैं इंग्यू से बात कर लूंगी और तुम्हें माफ करने के लिए बोल दूंगी। इस पर पार्कर बोलता है बाढ़ में जाए वो। तभी योन उससे पूछता है कि आखिर वे दोनों आपस में लड़ क्यों रहे थे और उसने तो उसे डुबाने की भी कोशिश की। इस पर पार्कर बोलता है वे वैसे भी नहीं मरने वाले हैं, वो तो बस उसे टॉर्चर कर रहा था।
लेकिन तभी मम्मी उन्हें बताती है कि वो उसे जबरदस्ती नदी का पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो कोई भी उस नदी से पानी पीता है वो हमेशा के लिए अपनी यादें खो बैठता है। तुम उस नदी से जितना पानी पियोगे तुम्हारी यादें उतनी ही खो जाएंगी। यह सब कुछ सुनकर यून को वो बात वापस याद आती है जब किम उससे मिलने के बावजूद भी उसे भूल गई थी, और उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि जब वो पानी में डूब गई थी तभी वो अपनी सारी यादें भूल गई थी। फिर मिम्मी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो इसे उसे पिलाकर क्या करना चाहता है, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तभी यौन मिम्मी से पूछता है कि अच्छा वैसे जब तुम यादों के बारे में बोल रही हो तो क्या ये हो हमारी सिर्फ यहाँ की यादें हैं या हमारी असली जिंदगी की भी। मिम्मी बोलती है कि सभी कहते हैं कि इससे सारी यादें खो जाती हैं, लेकिन शुरुआत अभी अभी हुई यादों से ही होती है। लेकिन हाँ, कोई भी पूरे यकीन से नहीं जानता। वैसे भी तुम ही हो जो अपनी यादों के बारे में जान सकते हो। तो जब वे गायब हो जाती हैं तो कोई नहीं बता सकता कि वे क्या थी। यह सुनकर पार्कर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक मिनट, अगर हम उस नदी से बहुत सारा पानी पियेंगे तो क्या हम सारी यादें भूल जाएंगे। इस पर मिमी बोलती है हाँ, तुम सब कुछ भूल जाओगे कि तुम कौन थे और तुमने कैसे जिंदगी जी थी। ना ही तुम्हें यह याद रहेगा कि ये कौन सी जगह है और ना ही ये याद रहेगा कि तुम यहाँ क्यों आए थे। तुम सब कुछ भूल जाओगे, तुम्हें एक चीज भी याद नहीं रहेगी और अंत में तुम यहाँ तक कि ये भी भूल जाओगे कि तुम्हें होश भी है। और फिर बस इसी के साथ तुम एक तैरती हुई लाश में बदल जाओगे। चलो दोस्तों, एक मिस्ट्री तो सोल्व हो गई कि आखिर उस समुद्र में ये लाशें क्यों थीं। फिर मिम्मी उन्हें बताती है कि हालांकि हम पहले ही मर चुके हैं, यहाँ इस नदी पर उन लोगों को स्वर्गीय बुलाया जाता है और इसीलिए इस जगह को तीन पार वाली नदी कहा जाता है। जो लोग भी इस जगह में आते हैं वे तीन अलग अलग रास्तों में से एक रास्ते को चुन सकते हैं। पहला रास्ता पूर्ण जन्म का रास्ता है, जिसमें दोबारा जन्म लेने के लिए एक यमदूत को फॉलो किया जाता है। दूसरा है आराम का रास्ता, तुम हमारी तरह इस तरह के आइलैंड में रह सकते हो। और आखिरी रास्ता वो रास्ता है जो मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया था, मृत्यु का रास्ता, जहाँ तुम अपनी सारी यादें खो देते हो और नदी की गहराई में डूब जाते हो। हम इन तीन रास्तों में से किसी भी एक रास्ते को चुन सकते हैं। हालांकि जो लोग दोबारा जन्म लेने का फैसला करते हैं वो काफी ज्यादा रेयर हैं। लगभग आधे लोग आइलैंड्स में रहते हैं और बाकी के आधे लोग नदी में डूब जाते हैं। कोई भी दोबारा पैदा होने वाले रास्ते को नहीं चुनता, इसके बावजूद कि ये आपको अपनी इच्छा के अनुसार नई जिंदगी जीने का फैसला देता है। यह सुनते ही पार्कर एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो। इस पर मिमी बोलती है हाँ, तुम कुछ भी मांग सकते हो। इस पर पार्कर बोलता है कि तो तुम यह कह रही हो कि हम अमीर पैदा हो सकते हैं, यहाँ तक कि हम सेलिब्रिटीज की तरह सुंदर भी देख सकते हैं, और यही नहीं बल्कि क्या हम बहुत बढ़िया टैलेंट्स के साथ भी पैदा हो सकते हैं। इस पर मिमी पार्कर से बोलती है कि पार्कर, जब तुम जिंदा थे क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि कैसे कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है। वे लोग वही हैं जिन्होंने पूर्ण जन्म के रास्ते को पार किया है। ये सुनकर तो पार्कर के होश उड़ जाते हैं। फिर वो कहता है कि अच्छा, अब सब कुछ समझ आया, लेकिन कैसे हो सकता है कि कोई भी दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई मुझे इन लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस वीडियो के 90% व्यूअर्स तो इस तरह के आइलैंड में रहने के लिए ही दोबारा जन्म नहीं लेंगे, और अगर वे दोबारा जन्म ले भी लेते हैं तो वो नीचे भी यही चीज मांगेंगे। फिर बस कुछ समय के बाद, थोड़ी आगे जाने के बाद, पार्कर को एक बोट दिखती है जो पूरी तरह से टूट गई थी। यह देखकर पार्कर एकदम से चौंक जाता है और अपनी बोट के बारे में परेशान हो जाता है। तभी पार्कर गुस्से से बोलता है कि मुझे पता था उस यमदूत उसने पक्का इसे चुराया होगा। तभी यून बोलता है लेकिन वो इसे क्यों तोड़ेगी। इस पर पार्कर बोलता है यह पक्का उस सांप जैसे दिखने वाले यमदूत का काम होगा, इंग्यू और जो भी उसका नाम था, उसने पक्का इसे तोड़ दिया होगा ताकि दूसरा यमदूत इस आइलैंड को छोड़कर ना जा सके। फिर पार्कर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इंग्यू को गालियां निकालने लग पड़ता है। तभी मिमी उसे कहती है कि शांत हो जाओ पार्कर, क्या तुम इस आइलैंड को छोड़ने के सोच रहे थे। अगर तुम इस आइलैंड को नहीं छोड़ना चाहते तो तुम्हें बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है ना। पार्कर बोलता है हाँ, लेकिन फिर भी। तभी मिमी उसे सेड्यूस करने लग पड़ती है और कहती है कि अरे चलो भी, इसके बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें बेहतर महसूस कराऊंगी। लेकिन तभी पार्कर की नजर उसकी बोट के टुकड़े पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे कुछ याद आ जाता है। लेकिन तभी इंक्यू भी वहां आ जाता है और उससे कहता है कि मेरे रास्ते में आने के बाद तुम यहाँ मजे कर रहे हो, मैंने उसे सिर्फ तुम्हारी वजह से खो दिया, अब जाओ और उसे अभी के अभी मेरे पास लेके आओ। इस पर पार्कर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन। लेकिन तभी इंक्यू उसे लात मारता है और उसे जमीन में दबा देता है और कहता है कि
उसे अभी के अभी लेके आओ, नहीं तो मैं उसकी जगह तुम्हें नदी में डुबा दूंगा। तभी मिमी पीछे से इंग्यू को पकड़ लेती है और कहती है कि इंग्यू रुक जाओ, मैं मदद करूंगी, मैं उसे ढूंढूंगी, इसलिए रुक जाओ। इस पर इंग्यू बोलता है कि इस सभी से बाहर रहो। लेकिन तभी मिमी उसे भयानक तरीके से देखती है और कहती है कि क्या तुम इस आइलैंड के नियमों के बारे में भूल गए? ये सुनकर इंग्यू उसे छोड़ देता है और फिर कहता है कि मैं इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ, जाओ और पता करो कि वे कहाँ है। वो बिना बोर्ड के इस आइलैंड को छोड़कर नहीं गई होगी। ऐसा कहकर इंग्यू भी उसे ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद पार्कर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। मिमी उसे शांत करा रही होती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी उसे ढूंढने में। तभी पीछे से यौन बोलता है कि ये आइलैंड तो बहुत बड़ा है, हमें ढूंढना कहाँ से शुरू करना चाहिए। ये सुनकर पार्कर गुस्से से बोलता है कि बाढ़ में जाए वो कमीना, आखिर मैं उसकी बात क्यों सुनूंगा, हम किसी की तलाश नहीं करेंगे। ऐसा कहकर पार्कर वहां से जाने लगता है। योन उसे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? पार्कर उसे बोलता है कि बस मेरा पीछा करो। और फिर वे सोचता है, पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन करीब से देखने पर मैं बता सकता हूँ कि वो टूटी हुई बोर्ड मेरी नहीं थी, वो इस आइलैंड के पेड़ों से बनाई गई थी। इसका मतलब है कि मेरी बोर्ड इस आइलैंड में यहाँ कहीं होगी। फिर वे तीनों अपने रास्ते में जा ही रहे होते हैं। तभी योन की नजर साइड में पड़ती है और वो देखता है कि एक लड़की बुरे हाल से रो रही है। उस लड़की को देखकर योन काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर ये लड़की यहाँ अकेले इस तरह क्यों रो रही है। योन उस लड़की के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? लेकिन योन को देखकर वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। उसे डरा हुआ देखकर योन वहीं रुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। लेकिन तभी वो लड़की उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लग पड़ती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज किसी को भी इसके बारे में मत बताना। ये उनको समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की किस बारे में बात कर रही है। लेकिन तभी पीछे से मिम्मी भी आ जाती है और उस लड़की से पूछती है कि क्या तुम रो रही हो? क्या तुम इस आइलैंड के रूल के बारे में भूल गई? ये सुनते ही वो लड़की फिर से डर जाती है और उनसे माफी मांगने लग पड़ती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, इसके बारे में किसी को मत बताना। तभी मिम्मी उससे बोलती है कि चिंता मत करो, मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगी, मैं वादा करती हूँ। लेकिन तुम इसी तरह यहाँ रोते हुए नहीं रह सकती, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें शांत होना होगा और बाकी के पास वापस लौटना होगा, इससे पहले कि वे तुम्हें ढूंढ लें, ठीक है? ऐसा कहकर मिमी योन को वहां से खींचकर ले जाने लगती है। इस पर योन बोलता है कि क्या हम सच में से यहाँ अकेले छोड़ने वाले हैं? तभी मिमी उसे बताती है कि हमारे लिए यहाँ रुकना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यह सुनकर योन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो मिमी से इसके बारे में पूछता है। फिर मिमी उसे बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने उसके रोने को अनदेखा कर दिया है। इस पर योन बोलता है कि तो क्या हुआ? मिमी उसे बताती है कि योन हमारे इस आइलैंड में एक नियम है। फिर दूसरी तरफ हमें पार्कर को दिखाया जाता है, जो सामने के दृश्य को देखकर एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी कालकोठरी थी। और उसी कालकोठरी के अंदर उसकी बोट भी थी। वो गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट बंद होता है, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्लाने लगता है कि आखिर मैं इसे कैसे खोलूं। लेकिन अभी अंदर एक लड़की भी होती है जो उसे चुप रहने के लिए बोलती है। उस लड़की को देखकर पार्कर एकदम से चौंक जाता है कि आखिर एक लड़की कालकोठरी के अंदर क्या कर रही है। फिर पार्कर उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक मिनट रुको, कहीं उन्होंने तुम्हें बंद तो नहीं कर दिया है? लेकिन तभी वो लड़की अपनी मुंडी हिलाकर उसे मना करती है और तभी अपनी जेब से एक चाबी निकाल कर दिखाती है। चाबी को देखकर पार्कर बोलता है कि अरे बहुत बढ़िया, तुम्हारे पास तो चाबी है कि तुम इस गेट को खोल सकती हो, मुझे अपनी बोट वापस लेनी है। लेकिन वो लड़की फिर से अपनी मुंडी हिलाकर उसे मना कर देती है। पार्कर फिर से बोलता है कि ये बोट मेरी है, मैं बस इसे लेने आया हूँ, क्या तुम दरवाजा खोल सकती हो? लेकिन वो लड़की फिर से मुंडी हिलाकर मना कर देती है। फिर पार्कर बोलता है कि मैं एक बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं कसम खाता हूँ, असल में मैंने अपने कपड़े खो दिए हैं, मैं जानता हूँ कि यह अजीब लग रहा है। अच्छा ठीक है, क्या तुम मिमी नाम के किसी को जानती हो? मैं अभी उसको लेकर वापिस आता हूँ। लेकिन तभी पीछे से पार्कर को किसी की आवाज सुनाई देती है। ये कोई और नहीं बल्कि इंग्यू था, जो कि किम को ढूंढ रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उसे बुला रहा होता है। फिर वो उस गेट के पास से गुजरता है, लेकिन तब तक उस लड़की ने गेट खोलकर पार्कर को अंदर ले लिया था और अब वे उससे चुप रहे थे। दूसरी तरफ मिमी ये उनको बताती है कि हमारे इस आइलैंड में एक नियम है, कोई भी यहाँ नेगेटिव इमोशंस नहीं दिखा सकता। तुम यहाँ ना ही गुस्सा हो सकते हो, ना ही लड़ सकते हो और ना ही उदास हो सकते हो, लेकिन इन सभी से बढ़कर रोना तो बिल्कुल ही मना है। ये सुनकर योन काफी ज्यादा चौंक जाता है और उससे पूछता है कि लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि उदासपन फैलने वाला है। हम सभी यहाँ आए हैं क्योंकि हम सभी ने अपनी जान ली है। यहाँ हर कोई अपनी पुरानी यादों से परेशान है। तो जब एक व्यक्ति रोता है तो उसका असर सभी पर होता है। तो इसीलिए हम ध्यान रखते हैं कि किसी को भी उसकी पुरानी यादें याद ना आए। ऐसा कहकर मिम्मी फिर से उस शराब को पीने लग पड़ती है और फिर योन से कहती है कि योन तुम भी इसे पियो, इसे तब तक पियो जब तक तुम उस बारे में ना भूल जाओ जो तुमने अभी अभी देखा है। लेकिन योन उस शराब को पीने के लिए मना कर देता है। लेकिन तभी मिमी उसे सेड्यूस करने लग पड़ती है और कहती है कि तुम जानती हो कि हम इतने प्यासे क्यों हैं?
ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सबके पास वो यादें हैं जिनके बारे में हम बोलना चाहते हैं। ये नदी हमारी यादें मिटा देती है, इसीलिए हम इसे बार बार पीते रहते हैं और इसीलिए हमारी प्यास कभी नहीं बुझती। लेकिन जब हम नदी का पानी पीते हैं तो वे यादें भी मिट जाती हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते, और बस इसीलिए हम उसकी जगह शराब पीते हैं। फिर हम बोल सकते हैं कि दूसरों ने हमें कोई पीड़ा दी है या हमने उन्हें कोई पीड़ा दी है। जब हम नशे में होते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन तभी यौन को जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि ये क्या हुआ। ये चिल्लाने की आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की थी। कुछ लोग उसे घसीटकर अपने साथ ले जाते हैं और उसका मुंह पानी में डाल देते हैं। तभी यौन भी वहां पहुंच जाता है। वो लड़की चिल्ला रही होती है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, मैं उन्हें भूलना नहीं चाहती। यह सब कुछ सुनकर यौन उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी मम्मी उसे रोक देती है और कहती है कि हमने दूसरों को नहीं बताया था, इसलिए हम भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में सुबह भी हो जाती है और वो रोती हुई लड़की अब हंस रही थी। तभी कुछ लड़के उसके पास आते हैं और उसका नाम पूछते हैं, लेकिन अब उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था। और फिर वो उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और उस लड़की के साथ भी अब वही होगा जो बाकी लड़कियों के साथ हो रहा था। यह सब कुछ देखकर योन के तो होश उड़ जाते हैं। फिर योन थोड़ी देर के बाद उस शराब वाले झरने के पास जाता है और पानी में देखते हुए कहता है कि मैं खुद को निराश करने से तंग आ गया हूँ, मैं अपने माता पिता से कोई बेहतर नहीं हूँ। फिर योन को उसकी जब वो जिंदा था तब की यादें याद आती हैं। वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, पिताजी बार बार क्यों शराब पीते रहते हैं। इस पर उसकी माँ यह बोलती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे बाप को अपने ऊपर शर्म आती है और वो ये बोलना चाहता है कि वो कितना बेकार है। फिर हमें दिखाया जाता है कि योन का बाप योन को बुरी तरह से मार रहा है और वो अपनी माँ से मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन उसकी माँ वहाँ बस बर्तन धोती रहती है और अपने बच्चे की आवाज को अनदेखा कर देती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें फिर से मारा। योन बोलता है कि हाँ, और तुम्हारा क्या है स्योंग। स्योंग बोलता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, आखिर हम इस तरह के नर्क में क्यों पैदा हुए हैं। लेकिन तभी सामने से स्योंग की माँ आ जाती है जिससे खुद बहुत ज्यादा पीटा गया था। वो अपने बच्चे को बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो नाश्ता करते हैं। अपने दोस्त को माँ का प्यार मिलते हुए देखकर योन सोचता है कि हम बिल्कुल भी सेम नहीं है, मेरा नर्क तुमसे भी बुरा है। फिर वो थोड़ी देर के बाद अपने घर जा रहा होता है। तभी वो रास्ते में कुछ बच्चों से सुनता है कि श्योंग और उसकी माँ दोनों साथ में मिलकर भाग गए हैं। वो आदमी जिस तरह अपने बेटे और बीवी को मारता था ऐसा होने ही वाला था। फिर थोड़ी देर के बाद योन अपने घर वापस पहुंच जाता है। उसे टेबल पर एक लेटर मिलता है। उस लेटर को खोलते हुए देखता है और उस लेटर में लिखा होता है, हे सो, अब मैं इसे ज्यादा नहीं सह सकती, और हाँ, मुझे छोड़ना मत। योन को इस बात का दुख नहीं होता कि उसकी माँ भाग गई है। असल में उसको दुख इस बात का होता है कि जैसे स्योंग की माँ उसे अपने साथ ले गई, उस तरह योन की माँ उसे अपने साथ लेकर नहीं गई। और बस इन्हीं यादों की वजह से योन बहुत ज्यादा शराब पीने लग पड़ता है और बोलता है कि हाँ, यही सही रहेगा, मैं हर चीज के बारे में भूल सकता हूँ, चाहे मेरे साथ कुछ भी हुआ हो या मैं किस तरह का भी व्यक्ति हूँ। अगर मैं सब कुछ भूल जाऊं तो मैं अपने आप को उस सफरिंग से मुक्त कर सकता हूँ। भाई उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ, आखिर बच्चे जीते ही अपने माँ बाप के लिए हैं, लेकिन जब माँ बाप भी ऐसे निकलेंगे तो बेचारे बच्चे भी क्या करेंगे। फिर दूसरी तरफ गुफा वाले गेट में पार्कर उस लड़की से बोलता है कि मुझे छुपाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इसके अंदर एक गुफा होगी। आखिर ये कैसी जगह है, और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन वो लड़की पार्कर का जवाब नहीं देती। फिर पार्कर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे अपना नाम बताता है, लेकिन वो लड़की पार्कर से थोड़ा डर जाती है और उससे पीछे हट जाती है। ये देखकर पार्कर भी अपना हाथ हटा लेता है और कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे अपनी बोट ही चाहिए, मैं बस उसे लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन तभी वो लड़की उससे बोलती है कि नहीं, इस आइलैंड को मत छोड़ना, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और तभी पीछे से हमारी यमदूत किम भी आ जाती है और कहती है कि ये बिल्कुल सही बोल रही है, इस आइलैंड के बाहर काफी ज्यादा खतरा है, तुम यहाँ क्यों नहीं रहते, और तुम्हारी बोट वो मैं ले लूंगी। किम को देखकर पार्कर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम छोटी बच्ची कहीं की, तो तुम इतने समय से यहाँ छुपी हुई थी। इस पर किम बोलती है कि तुम छोटी बच्ची किसे बोल रहे हो। पार्कर उससे माफी मांगता है, जिस पर किम बोलती है कि इस सभी के बारे में भूल जाओ, मैं वैसे भी तुम्हें दोबारा नहीं देखने वाली, उस बोट को मैं ले लूंगी और तुम यहाँ रह सकते हो और अपने आप के लिए एक नई बोट बना सकते हो। पार्कर फिर से गुस्से से बोलता है, लेकिन क्यों, यह तो मेरी बोट है। इस पर किम बोलती है कि क्यों, क्या तुमने उस नदी में छिपे हुए मॉन्स्टर्स को नहीं देखा, अगर तुम अकेले जाओगे तो तुम मारे जाओगे। क्या तुम जानते भी हो तुम्हें कहाँ जाना है, और आखिर तुम हासिल क्या करना चाहते हो, कहाँ क्यों हो तुम वहाँ, कैसे पहुंचोगे। क्या तुम मॉन्स्टर्स द्वारा निगले जाना चाहते हो, क्या तुम यही चाहते हो, इसलिए यहीं रहो, ये आइलैंड वैसे भी तुम पर सूट करता है। तभी पार्कर बोलता है कि क्या क्या तुम जानती भी हो कि मैं आखिर इस आइलैंड को क्यों छोड़ना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की, मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ क्योंकि उस घमंडी दुष्ट यमदूत ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए बोला है।
फिर किम बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुमने वाकई मेरी मदद की थी और यह बिल्कुल सच है कि इंगियो एक घमंडी व्यक्ति है। लेकिन मैं तुम्हारी बस एक ही बार मदद करूंगी। मैं तुम्हें इस आइलैंड से बाहर ले जाऊंगी, तो कल आना और मुझे यहीं मिलना। दूसरी तरफ योन पूरी तरह से नशे में धुत होता है। उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पार्कर होता है जो उसे उठा रहा होता है। फिर पार्कर योन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन तभी मिमी उसे भी उसके साथ ले जाने के लिए बोलती है, लेकिन पार्कर उसे मना कर देता है और यहीं रहने के लिए बोलता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब वे रास्ते में चल रहे होते हैं, तभी पार्कर योन से पूछता है कि आखिर तुमने इतनी क्यों पी रखी है? मैंने तो सोचा था कि तुम पीते नहीं। और तभी पार्कर और योन उस गेट के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन ये क्या, उस गेट को तो पूरी तरह से तोड़ दिया गया था और अंदर वाली लड़की और किम भी गायब थी। ये देखकर पार्कर के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि आखिर यहाँ हुआ गया है। लेकिन तभी पार्कर को पीछे कुछ महसूस होता है। वो पीछे घूमकर देखता है, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मिम्मी खड़ी होती है। लेकिन मिम्मी के तो पूरे होश ही उड़ गए होते हैं। गुफा की इतनी बुरी हालत को देखकर मिम्मी अपने ऊपर काबू नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लग पड़ती है। फिर मिम्मी रोते हुई उस गुफा के अंदर चली जाती है। ये देखकर योन को कुछ याद आता है और वो भी उसके पीछे भागने लग पड़ता है। पार्कर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों को एकदम से क्या हो गया। जैसे ही पार्कर गुफा के थोड़ी ज्यादा अंदर जाता है, उसे वहां उसके और योन के कपड़े दिखाई देते हैं। उन कपड़ों को देखकर वो बोलता है कि ये तो हमारे कपड़े हैं, इन्हें यहाँ कौन छोड़ गया? तभी पार्कर का ध्यान मिम्मी और योन पर जाता है और वो देखता है कि योन ने मिम्मी का मुंह बड़ी जोर से दबाया हुआ है। ये देखकर पार्कर उसे गुस्से से बोलता है कि योन, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर योन उसे बताता है कि हम दूसरों को इसे रोते हुए नहीं दिखा सकते। यहाँ जो कोई भी रोता है उसे नदी में ले जाकर उसकी सारी यादें मिटा दी जाती हैं। ये इस आइलैंड का नियम है। फिर योन मिम्मी से बोलता है कि मिम्मी, हमें बताओ कि आखिर हुआ क्या है। इस पर मिम्मी बोलती है कि दायोन, मुझे उसे ढूंढना होगा। ये सुनकर पार्कर बोलता है कि दायोन वो कौन है? अच्छा, कहीं तुम उस लड़की की बात तो नहीं कर रहे जो यहाँ बंद थी? ये सुनते ही मिम्मी थोड़ी शांत हो जाती है और अपना सिर हिलाकर हाँ करती है। फिर पार्कर उससे बोलता है कि तुम इसलिए चिंता कर रही हो ना क्योंकि वो गायब हो गई है। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम यहीं रुको, मैं अभी उसे वापस लेकर आता हूँ। फिर यौन भी उसके साथ आने के लिए बोलता है, लेकिन पार्कर उसे मना कर देता है और उसे मिम्मी का ध्यान रखने के लिए बोलता है और उसे उसके कपड़ों के बारे में भी बता देता है और कहता है कि मैं जल्दी वापस लौटूंगा। जैसे ही पार्कर वहां से जाने वाला होता है, तभी मिम्मी उससे बोलती है कि दायान को नदी से दूर रखना होगा, तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा इससे पहले कि वो उसके काफी पास चली जाएं। फिर दूसरी तरफ हमें किसी और को नहीं बल्कि इंगियो और किम को दिखाया जाता है और दायोन भी वही होती है जो कि इंगियो के द्वारा पकड़ ली गई होती है। फिर किम इंगियो से बोलती है कि तुम्हें इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। कि तुम्हें सच में लगता है कि किसी को बंदी बनाना मेरे खिलाफ काम करेगा? इस पर इंगियो बोलता है कि खैर, मैं जानता हूँ कि तुम किसी की भी केयर नहीं करती हो, लेकिन यह भूलो मत, मैं काफी ज्यादा गंदा हो सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम उस लड़की को मुझसे टॉर्चर नहीं होने दोगी जिसने तुम्हें छुपाया था। दूसरी तरफ गेट वाली गुफा में मिम्मी अभी भी रो रही होती है। ये उनसे बोलता है कि चिंता मत करो मिम्मी, पार्कर उसे वापस ले आएगा। फिर मिम्मी बोलती है कि उसे यहाँ रहने की जरूरत है, वो इस जगह को नहीं छोड़कर जा सकती। इस पर योन बोलता है कि चिंता मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, वो जल्दी वापस लौट आएंगे। लेकिन मिम्मी तो रुकने का नाम ही नहीं लेती और बार बार रोती रहती है। तभी योन उससे पूछता है कि अच्छा, वैसे ये दायोन है कौन? मिम्मी उसे बताती है कि दायोन कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी है। ये सुनकर योन को विश्वास नहीं होता और वो बोलता है, लेकिन तभी मिम्मी बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ, वो मेरी असली बेटी नहीं है। मेरी असली बेटी तब मर गई थी जब वे 4 साल की थी। जब मैं 18 साल की थी तब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया और मेरे स्कूल और घर वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने दयोन को शेल्टर्स और मॉडल्स के बीच घूमते हुए पाला था। असल में दोस्तों, हुआ क्या होता है कि मिमी एक दिन दयोन को रोज की तरह घर में अकेला छोड़ जाती है और अपने आप काम के लिए चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे हमें बुरी हालत में दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी बेटी मर गई थी। वहाँ कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि उस लड़की को एक कार ने टक्कर मार दी थी, वो अपने आप ही घर से बाहर आ गई थी। आखिर ये अपनी 4 साल की बच्ची को घर में अकेला कैसे छोड़ सकती है? और बस इसी कारण वो एक बिल्डिंग पर मरने के लिए चढ़ जाती है। अपनी जिंदगी के आखिरी मोमेंट्स में वो बोलती है, दायोन, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब मुझे सभी लोगों ने कहा था कि मुझे तुम्हें इस दुनिया में नहीं लाना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारा अडॉप्शन नहीं किया और मैं तुम्हें इस दुनिया में ले आई, वो भी अपनी लाभ की इच्छाओं के लिए। क्योंकि भले ही बाकी लोग मेरी बेइज्जती करें, मुझे बेवकूफ कहें या मुझे एक बेकार इंसान की तरह देखें, मैंने भरोसा किया था कि कम से कम तुम तो मुझे हमेशा प्यार करोगी। लेकिन मैं यह सोचने के लिए एक बेवकूफ थी। अब मैं हूँ जो तुम्हें आखिर तक प्यार कर रही है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई दयोन। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए वहां नहीं आ पाई। लेकिन तुम बस रुको, हम जल्दी हमेशा के लिए एक साथ हो जाएंगे।
और बस इसी के साथ मिमी अपनी जान दे देती है और वो भी संजू रिवर में पहुंच जाती है। उस दिन से वो अपनी बेटी की तलाश करने के लिए इधर उधर भटकने लग पड़ी। इसने सोचा था कि वो अपनी बेटी को यहाँ ढूंढ लेगी, लेकिन फिर जल्द ही उसे पता चलता है कि ये जगह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जान खुद ली है। और फिर बस इन यादों को बुलाने के कारण वो शराब पीने लग पड़ी। जब भी उसे उसकी यादें वापिस आती वो शराब पीती और उन सभी यादों को एकदम से भूल जाती। लेकिन काफी समय के बाद उसे एक दिन एक लड़की नदी के किनारे मिलती है और ये लड़की वही गेट वाली लड़की थी। फिर मम्मी उस लड़की को उठाकर उसे बोलती है कि क्या तुम ठीक हो? ऐसा लगता है कि तुमने नदी का कुछ ज्यादा ही पानी पी लिया है। क्या तुम्हें अपना नाम याद है? तुम्हारा नाम क्या है? और वो लड़की जो अपना नाम बताती है वो कुछ और नहीं बल्कि दायोन था, जो कि मिमी की असली बेटी का नाम भी था। उसका यह नाम सुनते ही वो उसे हक कर लेती है और फिर अपने साथ उस गेट वाली गुफा में ले जाती है। वहाँ मिम्मी उससे पूछती है कि तुम यहाँ आई कैसे, कि तुम इससे पहले किसी आइलैंड में गई हो। लेकिन उसे दायोन बताती है कि उसे अपने नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता और किसी कारण वो अपने आप को कांपने से रोक नहीं पा रही है। कुछ ऐसी चीज है जो उसे डरा रही है। ये सुनते ही मिम्मी उसे फिर से हक लेती है और कहती है कि चिंता मत करो दायोन, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस इस गुफा के अंदर रहो और तुम सुरक्षित रहोगी। अगर कोई भी गुफा के पास से गुजरता है तो तुम अंदर जाकर छिप जाना। ये सुनकर दायोन मिम्मी से इस गुफा के बारे में पूछती है। मिम्मी उसे बताती है कि ये यादों की कब्र है और यही सारी बातें वो योन को भी बता देती है। फिर मिम्मी ये उनको आगे बताती है कि तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम नदी का पानी पियोगे तो तुम अपनी सारी यादें खो दोगे। असल में सच ये है कि दो रास्ते हैं जिनकी वजह से तुम उन यादों को वापस ला सकते हो, और उनमें से एक रास्ता असली जिंदगी की किसी भी चीज को छूने से है। जिन कपड़ों में तुम मरे थे, खाना, लेटर्स, फूल या असल जिंदगी से कुछ भी। फिर योन अपने कपड़ों को उठाकर बोलता है कि इन कपड़ों के साथ भी। मिमी उसे बताती है कि हाँ, इन कपड़ों के साथ भले ही तुम नदी में डूब गए हो तुम्हें फिर भी अपना नाम याद रहेगा। और ये गुफा वो है जहाँ हम उन सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं और यहाँ बंद कर देते हैं। तुमने देखा कि उन लोगों ने उस रोती हुई लड़की की यादें कैसे मिटाई। चीजें काफी ज्यादा बिगड़ सकती हैं अगर उन्हें उनकी यादें याद आ गईं, और इसीलिए हम उन सभी चीजों को इकट्ठा करते हैं और एक साथ जला देते हैं, और इसीलिए इस जगह को यादों की कब्र कहा जाता है। इस पर यौन बोलता है तो इसका मतलब कि जिस कारण हमारे कपड़े और बोर्ड को यहाँ लाया गया है वो इसलिए है क्योंकि। तभी मिमी बोलती है हाँ, ताकि तुम दोनों इस आइलैंड को छोड़कर न जाओ। तो अगर तुम अपनी यादें खो देते हो तो उन यादों को वापस लाने का या इस आइलैंड से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। मेरी बोट और कपड़ों को पहले से ही आग में भस्म कर दिया गया है, अब मेरे लिए यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर हमें दोबारा मिमी और देहोन की पुरानी यादें बताई जाती हैं, जिसमें दयोन मिमी से पूछती हैं कि मैंने आज सुबह बाहर चीखें सुनी थी, क्या कुछ बुरा हुआ है? इस पर मिमी बोलती है कि उसके बारे में चिंता मत करो देहोन, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन इस गुफा के बाहर काफी ज्यादा खतरा है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। तायन बोलती है ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं वैसे भी इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती। इस पर मिमी उसे फिर से हक कर लेती है और कहती है कि गुड गर्ल, कम से कम मैं तुमसे मिलने अक्सर आया करूंगी। फिर कुछ समय के बाद रात के समय दायोन को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखती है और उसके बाद कोई और नहीं बल्कि मिमी थी। मिमी को इस तरह रोते हुए देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और फिर एकदम से वो कांपने लग पड़ती है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो फिर भी किसी चीज से डर रही होती है। मिमी को इस तरह रोते हुए देखकर वो गेट खोलकर बाहर चली जाती है, जिसे देखकर मिमी बोलती है कि तुम बाहर क्यों आई? मैंने तुम्हें बाहर आने के लिए मना किया था। तभी दायोन भी रोने लग पड़ती है और कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम रो रही थी। मिमी बोलती है कि मैं कहाँ रो रही हूँ, अभी क्या अभी अंदर जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। तभी दायोन बोलती है लेकिन तुम अभी भी रो रही हो मिमी, आखिर क्या हुआ है? तुम यहाँ अकेले क्यों रो रही हो? इस पर मिमी उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या, तुम क्यों रो रही हो? फिर दायोन उसे बताती है कि वो नहीं जानती कि क्यों, लेकिन वो इतनी उदास और डरी हुई है कि वो अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही है। दायोन को रोते हुए देखकर मिमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे अपने साथ नदी के किनारे ले जाती है और दायोन को नदी का पानी पीने के लिए कहती है। तभी दायोन उसे बोलती है लेकिन यह तो समुद्र का पानी है ना, आखिर मुझे इसे क्यों पीना है? इस पर मिमी बोलती है मेरा विश्वास करो, बस इसे पी लो, ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही है। दूसरी तरफ इंग्यू भी किम को यही बोल रहा होता है कि ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही है, बेहतर यही होगा कि तुम इस पानी को खुद पी लो इससे पहले कि मैं तुम्हें जबरदस्ती पिलाऊं। लेकिन ठीक है, अगर तुम नहीं पीना चाहती तो तुम मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ती हो। और तभी इंग्यू दायोन को समुद्र के अंदर डाल देता है, उसे पानी के लिए मजबूर कर देता है। और काफी समय पहले जब मिमी भी दायोन के साथ यही कर रही थी
तभी मिमी के सामने कुछ बहुत ही भयानक आया था, जिसे देखकर उसकी पूरी तरह से फट गई थी। और इसी भयानक चीज को देखने के कारण मिमी ने पार्कर को इसलिए कहा था कि दायोन को नदी से दूर रखना होगा। उसे मिमी को ढूंढना होगा इससे पहले कि वो उसके काफी ज्यादा पास चले जाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ड्रेड सीकर नाम के यानी डर की तलाश करने वाले मोस्टर्स जो कि नदी के अंदर रहते हैं वे उन्हें सम्मन कर सकती है। और यही वो भयानक चीज है जो मिमी ने उस दिन देखी थी, द ड्रेड सीकर्स यानी डर को तलाशने वाले मोस्टर्स। और इसी के साथ ये भयानक दिखने वाले मॉन्स्टर्स आज भी इंगी और किम के सामने आ जाते हैं। उसे देखकर इंगी सोचता है कि आखिर एक ड्रेड सीकर इस आइलैंड में क्या कर रहा है। तभी उसका ध्यान दायोन पर जाता है और वो सोचता है, एक मिनट, कहीं इस लड़की ने तो नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो इसके आगे सोचता, वो ड्रेड सीकर उस पर हमला कर देता है और उसके एक हाथ को पूरी तरह से काट देता है। और तभी पार्कर भी वहां पहुंच जाता है और दायोन को उसके हमले से बचा लेता है। उसे देखकर पार्कर सोचता है कि अच्छा, तो ये एक ड्रेड सीकर है। दूसरी तरफ दायोन उससे काफी ज्यादा डर गई होती है और वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाती है, जो कि योहन और मिमी को भी सुनाई दे देता है। उसकी आवाज सुनते ही मिमी उसके पास भागने लग पड़ती है। दूसरी तरफ एक लड़की बाकी लोगों को भी बता देती है कि हमारे आइलैंड में एक ड्रेड सीकर आ गया है। यह सुनकर वहाँ के कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी वहां से एक लड़का बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ से जल्दी चले जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि ड्रेड सीकर यहाँ पहले कभी आए हैं। लेकिन तभी उसके पास में खड़ी एक लड़की काफी ज्यादा कांपने लग पड़ती है और कहती है कि ये बिल्कुल सच नहीं है, इस आइलैंड में एक ड्रेड सीकर आ चुका है। तभी वो लड़का बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। लेकिन तभी वो उस लड़की की ओर देखता है और देखता है कि वो लड़की तो डर के मारे बुरे हाल से रो रही है। फिर वो लड़की कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी वो यादें मिटा दी गई हैं। ये सुनते ही उस लड़के के अंदर भी बहुत ज्यादा डर आ जाता है और वो बुरी हाल से कांपने लग पड़ता है। तभी वो लड़की बोलती है कि वो कौन है, कौन यहाँ एक ड्रेड सीकर को लेकर आया है, जल्दी करो और उन्हें ढूंढो, उनका पता करो और उन्हें नदी में डुबा दो। दूसरी तरफ दायोन जोर जोर से रो रो कर और चिल्ला चिल्ला कर भाग रही होती है। योन उसे रोना बंद करने के लिए बोलता है, लेकिन मिमी उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि चुप हो जाओ, दायोन खतरे में है। लेकिन तभी वहाँ आइलैंड के बाकी लोग पहुंच जाते हैं और मिमी को पकड़कर उसका मुंह बंद कर देते हैं। योन उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां बाकी के लोग भी आ जाते हैं और योन को भी पकड़ डालते हैं। वो सारे लोग ये बोलने लग पड़ते हैं कि हमने उन्हें पकड़ लिया है, मिमी ने ही ड्रेड सीकर को बुलाया है, हमें इसकी यादों को मिटाना होगा और ये लड़का भी इसके साथ ही है, हमें इसकी यादें भी मिटानी होंगी। वे लोग उन दोनों को काफी कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन मिमी अभी भी दयों दयों चिल्ला रही होती है। फिर दूसरी तरफ हमें पार्कर और देहोन को बताया जाता है, वो मोस्टर उन दोनों पर हमला करने वाला होता है, जिसे देखकर मिम्मी काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्ला पड़ती है। लेकिन इससे पहले कि वो मोस्टर उन तक पहुंच पाता, किम वहां आ जाती है और उस मोस्टर को अपने साथी का इस्तेमाल करके रोक देती है। फिर वो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों अभी के अभी गुफा में वापिस जाओ और उस बोर्ड को ढूंढो। ये लड़की जानती है कि वो बोर्ड किधर है, हम इस आइलैंड को छोड़कर जा रहे हैं। अगर तुम मेरे से पहले वहां नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हारे बिना ही चले जाऊंगी। ये सुनते ही पार्कर देहोन को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है और वहां गुफा की ओर भाग जाता है। लेकिन इंग्यू भी किम के द्वारा वो सारी बातें सुन लेता है और उस बोर्ड को तोड़ने के लिए पार्कर और दायोन के पीछे भागने लग पड़ता है। दूसरी तरफ वो मोस्टर अपने दांतों का काफी ज्यादा जोर लगाता है, जिसे बचने के लिए किम उसके मुंह से बाहर निकल जाती है और उसे काफी ज्यादा दूर हट जाती है। उस मोस्टर को देखते हुए वो सोचती है कि ये ठीक रहेगा, ये मोस्टर आइलैंड में पैर रखने के लिए वैसे भी काफी ज्यादा बड़ा है, मेरे हिसाब से मुझे इसे छोड़ देना चाहिए और बोट के लिए भाग जाना चाहिए। दूसरी तरफ उन लोगों ने अभी भी योन और मिमी को पकड़ा होता है। तब एक लड़की बोलती है कि गाइस चिंता मत करो, मैंने इसे थोड़ा सा देखा, वो बस एक शाम की तरह है, इसलिए वो इस आइलैंड में नहीं आ पाएगा। तभी दूसरा लड़का बोलता है, लेकिन क्या होगा अगर तुम गलत हुई, क्या होगा अगर उसके पैर भी होंगे। ऐसा कहकर वो रोने लग पड़ता है। तभी उसके साथ में खड़ा लड़का उसे जोरदार मुक्का मारता है और कहता है कि चुप हो जाओ बेवकूफ, तुम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन भैया वो लड़का तो बिल्कुल सही कह रहा था, उस मोस्टर के तो एक एक करके बहुत सारे हाथ आ जाते हैं। वो अपने चेहरे के साथ तो पहले से ही भयानक लग रहा था, अब इन हाथों के साथ और भी भयानक लग रहा है। उस मोस्टर को देखते हुए किम बोलती है, दत्त तेरी की, मैं तो काम से गई। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ ढंग से समझा दूंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट भी जरूर लिखें।